वेरिस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 6 की जियोग्राफी विषय का पाठ 5। हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परि का मतलब होता है चारों ओर। मतलब इस पाठ में हमें यह जानना है कि पृथ्वी के चारों ओर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, यह बात जानने से पहले एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन अपन पाया जाता है। वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, और 8 ग्रह का क्रम कुछ ऐसा है। पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और एक और ग्रह था प्लूटो, जिसे अब ग्रह की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इन 8 ग्रह में से एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन अपन पाया जाता है। और जीवन के लिए आवश्यक 3 तत्व होता है। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है जल और तीसरा होता है हवा। ये 3 आवश्यक तत्व जिस भी ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाएंगे वहां जीवन यापन संभव होता है। तो अभी तक में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां पर ये तीनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं परिमंडल को। पृथ्वी की सतह ऐसी है जहां पर्यावरण के तीनों घटक कौन कौन से? पहला भूमंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा जलमंडल आपस में आकर मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, समझिए कैसे। देखिए जैसे ही हमारा हो गया पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी मतलब पर भूमि है। ठीक है, तो अब भूमंडल, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल। अब देखिए भूमंडल को कैसे डिफाइन करेंगे। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, अगला आप देखते हैं कि पृथ्वी के भूमंडल के ऊपर ही एक और परत होती है जिस पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी अन्य गैसें इस मंडल पर पाई जाती है। तो गैस कई विभिन्न प्रकार की गैस पाने के कारण इस मंडल को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट अगला है जलमंडल। तो आपको पता है कि पृथ्वी में लगभग 75% भाग पर पानी और 25% भाग पर भूमि पाया जाता है। ठीक है, तो जलमंडल कुछ और नहीं है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाना ही जलमंडल कहलाता है। और इन तीनों मंडल से मिलकर के हमारा जैव मंडल या जीव मंडल बनता है। जलमंडल में जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी होती है? पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। मतलब जल ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे हम तीनों अवस्था में रख सकते हैं। बर्फ, बर्फ बना मतलब हमारा पानी कैसा हुआ? ठोस हो गया, सॉलिड स्टेट। यदि जल अपनी मूल अवस्था में रहा तो उसे बोलेंगे लिक्विड स्टेट, मतलब द्रव। उस पानी को हम टेम्परेचर देके जल वाष्प में कन्वर्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे गैसीय स्टेज, मतलब गैसीय अवस्था। ठीक है, तो पानी ही एकमात्र तत्व है जो तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं भूमंडल है क्या। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यहाँ भूपर्पटी पर चट्टान तथा मिट्टी पाई जाती है जिस पर जीवन के लिए पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग है महाद्वीपीय और दूसरा भाग है महासागरीय। महाद्वीपीय किसे कहते हैं? बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपीय कहते हैं, मतलब महाद्वीपीय भाग। ठीक है, और बड़े जलाशय वाले भाग को महासागरीय कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि विश्व में जितने भी महासागर हैं सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको एक बात पता होगा कि पृथ्वी के स्थल की ऊंचाई, मतलब जिस भाग पर आप रह रहे हैं, स्थल की ऊंचाई हम कहां से मापते हैं? समुद्र तल से मापते हैं। मतलब समुद्र की जो गहराई होती है उसे हम शून्य मान लेते हैं। ये देखिए जैसे जिस स्थान पर आप स्थित है ना, यदि उसकी ऊंचाई आपको जानना है तो उस ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापेंगे। मतलब समुद्र तल से किस ऊंचाई पर आप स्थित है। ठीक है, को यदि अपने शहर से समुद्र तल की ऊंचाई जाननी है तो रेलवे स्टेशन पर जिस पर स्टेशन का नाम लिखा होता है आप उसके नीचे देखेंगे, उस पर प्रत्येक रेलवे स्टेशन में लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। अतः हम इसके थ्रू जान सकते हैं कि हम समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर स्थित हैं। हर जगह इसका वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर
माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में नेपाल पर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 है। यह ऊंचाई कहाँ से मापी गई है? समुद्र तल से मापी गई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सब लोग यही बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन वह कहाँ से है? वह आप जहां पर खड़े हैं उस तल से नहीं है, बल्कि समुद्र तल से है। ठीक है, आगे चलते हैं। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ध्यान रखिएगा, इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है, मतलब आपके माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा। लेकिन ऊंचाई पर नहीं है, ये गहराई पर है। ये गहरा है, इतना बड़ा खाई है। और ऐसा हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या कोई पर्वत से भी गहरा हो सकता है गड्ढा, लेकिन है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त। आइए अब समझते हैं सबसे पहले महाद्वीप को। देखिए, पृथ्वी पर मुख्यतः 7 महाद्वीप है। ये महाद्वीप का नाम क्रमशः पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंतिम महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके अलावा 5 महासागर भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम ना महाद्वीप के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जितने 7 महाद्वीप हैं, तो अधिकांश महाद्वीप ना उत्तरी गोलार्ध पर स्थित हैं। देखिए, सबसे पहले अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप को, फिर यूरोप को, फिर अफ्रीका को, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंतिम में अध्ययन करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो चलिए इस महाद्वीप के बारे में हम मैप में जाकर के अच्छे से समझते हैं। आपके स्क्रीन पर एक इमेज प्रदर्शित है। इस इमेज के माध्यम से ही प्रत्येक महाद्वीपों को समझाने का अच्छे से प्रयास करूंगा। तो इन महाद्वीपों में से आइए जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप। इसके बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपको बेहतर समझाने के लिए हमने थोड़ी इमेज को जूम कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर है एशिया महाद्वीप। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप देखिए, इधर तो आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, उत्तर, और इधर दक्षिण, इधर क्या है? पूर्व है, ठीक है, और इधर क्या है? इधर है पश्चिम। तो एशिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप की स्थिति गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है। देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब विश्व में जितने क्षेत्रफल है उसका 1/3 मतलब 1/3 भाग एशिया महाद्वीप का भाग है। आपको इमेज पर कर्क रेखा दिख रहा होगा, और ये कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रहा है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम साइड यूराल पर्वत है, जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है। इसके साथ ही आप देखते हैं नीचे तिब्बत का पठार, और उसके नीचे भारत का सिर या फिर भारत का ताज हिमालय पर्वत स्थित है। और इसी पर है माउंट एवरेस्ट नेपाल पर, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। इसको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब समझते हैं यूरोप महाद्वीप को। देखिए, यूरोप महाद्वीप एशिया से बहुत छोटा है, और यह एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। इसी महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त होकर के गुजरता है। इसके तीनों तरफ सागर है। देखिए, उत्तर की ओर देखते हैं तो आर्कटिक सागर, और दक्षिण की ओर देखते हैं तो ये आपका भूमध्य सागर है। और बात करता हूं तो अटलांटिक और आर्कटिक के बीच का पानी यहां पर मिलता है, ठीक है। और इसके एक साइड बात करते हैं, मतलब एशिया महाद्वीप स्थित है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप को, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में तीनों रेखाएं, मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका से होकर के गुजरता है। और ये आपके एग्जाम में कई बार सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और इस महाद्वीप के चारों तरफ समुद्र है। आप उत्तर में देखते हैं तो भूमध्य सागर, दक्षिण में देखते हैं तो दक्षिणी महासागर, पूर्व में देखते हैं तो हिंद महासागर, और पश्चिम में देखते हैं तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, यह अफ्रीका महाद्वीप पर ही स्थित है। एवं विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी बोल रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी
यह भी अफ्रीका महाद्वीप पे है। इसके उत्तर पर आप देखते हैं तो एटलस पर्वत और दक्षिण में देखते हैं तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। आइए अब समझते हैं उत्तर अमेरिका को। देखिए, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब क्षेत्रफल में इसका रैंक क्या है, थर्ड है। अफ्रीका का रैंक क्या है, सेकंड है, और फर्स्ट रैंक किसका है, एशिया का। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो एशिया है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका, थर्ड नंबर पर उत्तर अमेरिका। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। पार्ट 2 में हमने अच्छे से देखा है। देखिए, ये भूमध्य रेखा है ना, और भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो देखिए, ये भूमध्य रेखा है, पूरी तरह से जो ये आपका उत्तर अमेरिका है वो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। देखिए, एक सकरा सा भाग यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में, यहाँ पर है पनामा स्थल संधि। स्थल क्यों, क्योंकि ये सक्रिय से भाग से जुड़ा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच किस स्थल संधि से आपस में जुड़ा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पनामा स्थल संधि, पनामा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब समझते हैं दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले ये बात जानना आवश्यक है कि दक्षिणी अमेरिका जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। इसकी स्थिति की बात करें तो कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध पर है। लगभग पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन लगभग देख लीजिए अधिकांश भाग कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध पर है, इसलिए हमने पूरी तरह शब्द यूज किया है। ठीक है, इसके साथ ही इसके पूर्व तथा पश्चिम में दोनों साइड महासागर है, एक की ओर है प्रशांत तो दूसरी ओर है अटलांटिक। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वतमाला ये आपके दक्षिण अमेरिका पर ही स्थित है। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजन इसका नाम क्यों पड़ा पता है, क्योंकि यहाँ पर अमेजन नाम का बहुत बड़ा जंगल है, इसलिए उसी के नाम पर इस नदी का नाम भी रखा गया है अमेजन। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहां पर है, नील नदी, यह कहां पर है, तो यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूं आपके सामने, ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि पूरी तरह कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर महासागरों एवं समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका रीजन क्या है, चारों ओर समुद्री, इसका रीजन क्या है, चारों ओर समुद्रीय महासागरों से घिरा है। और अंतिम महाद्वीप को अच्छे समझते हैं, इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप तो वैसे क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, इस महाद्वीप में अधिकतर बर्फ जमी होती है और बर्फ की बड़ी मोटी मोटी परतें होती है। मतलब यह महाद्वीप ना पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसका कलर भी कैसे दिखाया गया है, श्वेत रंग मतलब सफेद रंग से दिखाया गया है। इस महाद्वीप पर अधिकतर देश के शोध केंद्र हैं, जैसे भारत के भी शोध केंद्र है जिसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम का शोध केंद्र, भारत का शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। इस मैप में हमने पूरे महाद्वीप को कवर किया है। आगे देखते हैं जलमंडल को और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब समझते हैं जलमंडल को। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पृथ्वी पर 97% भाग पर जल है और बाकी जो बचा 29% उस भाग पर स्थल है। जल का मात्रा अधिक होने कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें पूरी तरह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। समझिए, पृथ्वी पर 100% पूरा पानी है, 100 में से 97.2% महासागरीय जल है,
मतलब वह जल जो महासागर पे है। अर्थात 97.2% जल अत्यधिक खारा होने के कारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करता है। बाकी जो बचा जल, बाकी कितना बचा? 2.8% जल बचा। इसमें से 2.77% जल पर क्या है? नदियों पर है, झील में है, बर्फ बना हुआ है। बाकी का जो पानी बचा 0.03% पानी ही पीने योग्य है, मतलब अलवण युक्त जल है। मतलब जिसको व्यक्ति पीने में उपयोग करता है, दैनिक जीवन में उपयोग करता है। तो देखिए, पानी पृथ्वी पर अत्यधिक होने के कारण भी हमें पानी की कमी महसूस हो रही है। इसका एकमात्र कारण यह है कि 97.2% जल लवण युक्त है, जिसका व्यक्ति दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताना है और कौन बड़ा है इसमें से पहचानना है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर का तथा खा करके दे सकते हैं। आइए अब समझते हैं महासागर को। आपको पता है कि जलमंडल का बहुत महत्वपूर्ण भाग महासागर है और महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि महासागर का जल हमेशा गतिशील रहता है। तो महासागर में 3 मुख्य गतियां होती हैं। पहली होती है तरंग, मतलब तरंग कभी भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा होता है ज्वार भाटा और तीसरा होती है महासागरीय धाराएं, मतलब ये कभी कभी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, कभी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। इसे कहते हैं महासागरीय धाराएं। महासागर में 3 ही मुख्य गतियां होती हैं। आइए देखते हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः महासागर को समझते हैं। तो महासागर मुख्यतः 5 हैं। पहला सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और पांचवा और अंतिम है आर्कटिक महासागर। इन 5 महासागर को हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हमने 7 महाद्वीप को मैप में समझा था। तो आइए मैप में, आपके स्क्रीन पर एक मैप प्रदर्शित है। इस मैप में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रशांत महासागर को और इसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। देखिए, प्रशांत महासागर की स्थिति की बात करें तो इसके पूर्व में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन सा देश, राज्य या कौन सा महाद्वीप स्थित है। तो इसमें बच्चे अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं, वह बोलते हैं पूर्व पर है एशिया, और यही उनका आंसर रॉन्ग जाता है, क्योंकि पूर्व पर है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। क्योंकि हमेशा देखा जाता है प्रशांत महासागर की स्थिति में, तो देखिए इधर हो गया उत्तर, इधर दक्षिण, इधर हो गया पूर्व और इधर पश्चिम। यदि हम ग्लोब में देखें तो ग्लोब में पश्चिम दिशा की ओर आता है एशिया महाद्वीप, इसलिए हमारे प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है एशिया, ना कि पूर्व में। तो चलिए अब इसको अच्छे समझते हैं। प्रशांत महासागर पूरे भूमि का, मतलब पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग पर स्थित है। प्रशांत महासागर पर मेरियाना गर्त है, जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर इसकी गहराई है। प्रशांत महासागर के चारों ओर 4 महाद्वीप स्थित हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। चलिए अब समझते हैं अटलांटिक महासागर को। देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी अक्षर के यस के आकार का दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर आपको यस का आकार बन रहा है, ठीक है। तो इसकी आकृति भी कुछ ऐसे ही है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका स्थित है और इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हिंद महासागर। भारत के नाम से, क्योंकि भारत देश का नाम है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नाम से ही इस महासागर का नाम रखा गया है हिंद महासागर। इस महासागर का आकार लगभग
त्रिभुज के आकार है, मतलब त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। आइए जानते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में। देखिए, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, मतलब इसकी ऊंचाई लगभग कुछ ऐसा है। ठीक है, आइए अब अंतिम महासागर को समझते हैं, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर पूरी तरह से उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है, मतलब आर्कटिक महासागर यहां से लेकर के यहां तक है। और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इसके बीच पर यहां पर है बेरिंग जल संधि, मतलब बेरिंग जल संधि द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। आइए अब वायुमंडल को अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत होती है, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। देखिए, वायुमंडल को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है वायुमंडल, या इसे बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की परत होती है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। इनका परसेंटेज ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, नाइट्रोजन होता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इनका मात्रा कुछ ऐसा है। जितना व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों में वृद्धि होती है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म गैस होती है। इससे पेड़ पौधे और मनुष्य जल सकते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है। ठीक है, आगे देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल के ऊंचाई से जाएंगे, तापमान घटने लगता है। इसी कारण से पर्वतारोही भी अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चलते हैं। चलिए अब अंतिम टॉपिक को समझते हैं। अंतिम टॉपिक है जीवमंडल। देखिए, जीवमंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों से मिलकर के जीवमंडल का निर्माण होता है। जीवमंडल अर्थात जीवों का मंडल, मतलब जिस पर जीवन यापन संभव होता है। इस पर मनुष्य के साथ साथ सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस तथा बड़े स्तनधारी जीव होते हैं, जो सभी अपना जीवन यापन इसी मंडल पर करते हैं। ये जीव मंडल के भी मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है जंतु जगत और दूसरा होता है पादप जगत। ये दोनों ना कहीं एक दूसरे से आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। जैसे आपने किसी स्थान का पेड़ काट दिया और पेड़ काट करके आपने वहां खेती करना प्रारंभ किया। अगर ये स्थान कोई ढलवा है, मतलब ढलान है, तो जैसे ही बारिश होगा या फिर खेत पर आप पानी डालेंगे, तो वहां का पूरा कट करके आ जाएगा नदी पर। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रभावित क्या नहीं कि जब आपने पेड़ काटा तो वहां का मिट्टी बह गया, मतलब कहीं ना कहीं जाकर आपको नुकसान पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ये एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे में साथ बैलेंस बनाए हुए और जीव मंडल को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।